स्टूडेंट मैनूप सर, आज हम लोग क्लास 10th एग्रीकल्चर्स लेसन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसका साइज आगे करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग describes a system of agriculture where a single crop is grow on a large area। तो देखिए, इसमें आपको पता है इसका आंसर होगा रोपण या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी ये रोपण या प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जो ही एक लार्ज एरिया पर या बड़े क्षेत्र पर की जाती है। तो सेकंड देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप अब आपको देखना है, हमने बताया था रबी क्रॉप्स जो अक्टूबर तो दिसंबर में बोई जाती हैं। तो यहाँ देखिए आपको चना, ग्राम्स, यानी ये बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनियस क्रॉप। तो फलीदार फसलों में आपके जितनी दलहन होती हैं उनमें आती हैं मुख्यतः। तो दलहन में आप देखेंगे दालें, पल्सेस, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक दलहन व तिलहन दोनों फसल है, यानी विच वन ऑफ दीज इज ए क्रॉप ऑफ बोथ पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो दोनों में एक साथ आने वाली अगर फसल देखें तो दोनों में एक साथ अगर कोई फसल आती है तो वो फसल है आपकी सोयाबीन, ठीक है ना। ये है आपकी सोयाबीन है जो दोनों कैटेगरी में शामिल होती है। ये दलहन भी है और इस तिलहन भी है, इससे ऑयल भी निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन आ गया, जिन्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्द में देना है, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए 30 वर्ड। 30 वर्ड में हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक पेय फसल का नाम बताना है, उसको उगाने की अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति यानी जियोग्राफिकल कंडीशन बताना है। तो वही है, नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेंस क्रॉप्स, ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार से पेय क्रॉप है। स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड दिस ग्रोथ। ओके, चलिए देखते हैं। तो चाय की बात करें, चाय भारत की सबसे प्रमुख पेय फसल है। चाय का पौधा आपको बताए थे उष्ण और उपोष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का है। इसके लिए ह्यूमस और जलवायु युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र यानी कि ढाल चाहिए, जिससे इनकी जड़ों पर जल रुकने ना पाए। 150 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा यानी रेनफॉल आवश्यक होती है और इनकी जड़ों पर जो जल है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें वर्षा की फव्वारें इनकी कोमल पत्तियों के लिए ज़्यादा सहायक होती है। यानी फव्वारी वर्षा या धीरे धीरे वर्षा जो होती है वो इनके लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो आगे देखते हैं, टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंकिंग क्रॉप इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, टी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंकिंग क्रॉप होगी आपकी। एक मिनट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंकिंग क्रॉप हो जाएगी टी। अब आगे देखते हैं, ये दिया है द टी प्लांट्स विल ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है ना। डीप सॉइल और ह्यूमस एंड फॉजिल स्लोपिंग एरिया चाहिए। स्मूथ ड्रिंकिंग, टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 to 80 डिग्री सेल्सियस। आपको पहले ही बता दिया गया है सब चीज़। विच हेल्प ग्रोइंग द सॉफ्ट लीव, यानी इनकी जो पत्तियां हैं उनके वर्षा के लिए जो है रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, थ्रू आउट्स होनी चाहिए, यानी कि तो बौछार नुमा होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। यह सेकंड क्वेश्चन है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं।
और जहाँ यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का विवरण दे। नेम वन स्टेप क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोडक्शन। ओके, तो इसमें देना है कि जैसे आपको खाद्य पदार्थ है, तो भारत में सबसे जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है वो चावल है। चावल कहाँ उगाया जाता है, तो भारत में चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान पर, तटीय क्षेत्रों पर, जहाँ डेल्टाई भाग होता है वहाँ उगाया जाता है। तो भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये क्रमशः फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान रखते हैं। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पर most of the food in India is a rice. In India, rice is the grow of north and northeastern plains and coastal area and delta regions. West Bengal, West Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, ठीक है ना, occupy the first, second and third position. और मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट कौन कौन से हैं, तो इसके बाद देना है, ये मेजर राइस है। इसके बाद ए पार्ट ऑफ दिस राइस प्रोडक्शन स्टेट लाइक द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। ओके, यही पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों की एक सूची बनाना है। इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। देखते हैं इसका आंसर। ये लिस्ट है आपकी। सरकार द्वारा भारतीय कृषि में सुधार है तो निम्नलिखित संस्थागत सुधार किए गए हैं। पहला काम क्या किया गया है कि इसके तहत जो पहला काम किया गया है, हाँ चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो सुधार कार्य के लिए संस्थागत सुधार किए गए हैं उनकी बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई, बागवानी विकास कार्यक्रम लागू किए गए, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। देखते हैं इधर। द फॉलोइंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वेयर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। Establishment of Indian Council of Agriculture Research, Establishment of Agriculture Universities, Establishment of Varieties Service and Animal Breed Center, ठीक ना, ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगला है प्रियो, बस यही याद रखना, मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ गया। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है तो इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी कल्पना करना है। द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन द इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस। तो ये है कृषि भूमि में कमी के परिणाम बताना है। कृषि भूमि में कमी के क्या परिणाम होंगे। पहला, खाद्य अधिशेषों की कमी होगी जिससे देश में भोजन की कमी हो जाएगी। भारत को कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा और किसान, जो गरीब किसान हैं वो गरीब हो जाएंगे। इससे कृषि वस्तुओं की कीमत में तेजी से वृद्धि होगी। यानी कि देखें तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिड्यूक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स, लैक ऑफ फूड सरप्लस, will cases food shortage in the country. India will face shortage of raw material for ills agriculture based industries. The poor farmer will become poorer and it will also lead to sharp rise in price of agriculture items. थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्द में देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 130 वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से सुझाव किए गए। सजेस्ट ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट
टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए और सुधार क्रम से एक एक देखेंगे। तो अनेक सुधार कार्यक्रम लाए गए। फर्स्ट नंबर है चकबंदी। वर्तमान समय में भारतीय चकबंदी क्या होती है कि जो वर्तमान समय में भारतीय परिवारों के लगातार विघटन हो रहे हैं, उससे भूभाग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, जिसके कारण भूभागों की देख रेख करना और आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करने में असुविधा हो रही है। परिणामतः भारत सरकार द्वारा चकबंदी योजना लाई गई, जिसके तहत किसी भी किसान के दूर दूर बिखरे भूभागों को इकट्ठा करके एक स्थान पर उसे बड़ा भूभाग प्रदान कर दिया जाता है, जिससे ये सभी समस्याएं क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यह दिया है कंसोलिडेशंस, ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूस disintegrations of India families in present time, the landmass of India is growing a small pieces. Due to this, there is an inconvenience of maintaining the terrain and in using modern regions. As a result, consolidations scheme were introduced by the government of India, under which the sacred landfill of any farmer of the collected and given a large tract of land at one place। दूसरा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की लगभग 40% जो ज़मीन थी वो जमींदारों के अधिकार में थी। भारत सरकार द्वारा इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर इनकी ज़मीन छीनकर लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनाया गया। तो आफ्टर पोसेशंस ऑफ द जमींदार नियरली 2 करोड़, ठीक है ना, 2 करोड़ टेंटेंट्स were made landlords by the government of India by abolish this जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना, सेंटिस देयर लैंड्स। थर्ड नंबर है हदबंदी, ठीक है ना, इसको अगर कहें तो डेमोस्केशंस। इस योजना के तहत भारत सरकार किसी भी भू परिवार की अधिकतम जोत की सीमा तय कर देती है। मतलब कि एक परिवार के लोग जितनी भूमि अकेले जोतने में सक्षम होते हैं उतनी ही उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। अतिरिक्त जो ज़्यादा भूमि थी उसको अतिरिक्त भूमि घोषित कर दिया गया, जिसके तहत 30 लाख हेक्टेयर भूभाग को अतिरिक्त घोषित किया गया और इससे भी भूमिहीन काश्तकारों में वितरित कर दिया गया। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ ए फैमिली, ड्यू टू विच 13 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड was declared additional and distribution to the landless tenants। अब दूसरा, ये फर्स्ट नंबर था जिसमें 3 पार्ट्स थे। अब सेकंड नंबर, कृषि सुधारों की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। भारत सरकार द्वारा कृषि सुधार के दृष्टि में क्या किया गया, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधारों की रणनीति आरंभ की गई। लेकिन इसमें एक कमी थी कि इसका जो एरिया है वो मतलब क्षेत्र है वो कुछ सीमित था। तो वही है स्ट्रैटेजिंग फॉर एग्रेरियन रिफॉर्म सच एज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन by the government of India, but due to this development was limit to some areas। तीसरा देखेंगे, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम, कंप्रेसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस योजना के तहत भारत सरकार ने सूखा, बाढ़, यहाँ कमा लगा लीजिए, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की। अंडर दिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज
याद रखना है, ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर दिस प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योर द, ठीक है ना, ड्राउट्स, फ्लड्स, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज एंड टू प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स एट लो रेट्स। ठीक है, चौथा और पांचवा दोनों यहीं पर मिल जाएंगे। चौथा सुधार हुआ, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। और नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किसानों की सुविधा हेतु क्या किया गया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी का बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। फॉर दिस कन्वेंशन ऑफ द फार्मर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्ट वेदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स ऑन एयर एंड दूरदर्शन। इसको जो हमारा जो टेलीविज़न मतलब हमारा जो रेडियो होता है उस रेडियो की बात हो रही है, तो यहाँ रेडियो डाल देंगे। तो इस प्रकार से इसका अगला देखेंगे 5 के बाद छठवां, भारत सरकार द्वारा किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा फसल बोने से पूर्व कर दी जाती है, जिसे हम लोग MSP कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट द फार्मर्स फॉर exploitations of middlemen and brokers, the minimum support price MSP is announced before sowing the crop। ये क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर्स। इसको देखते हैं। वैश्वीकरण भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय गर्म मसाले, ठीक है ना, जो हमारे स्पीसीज हैं, विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। भारत के उत्पादन गर्म मसाले, कपास और नील की यूरोपीय देशों में भारी मांग थी। मानचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर ही फल फूल रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन, ठीक है ना, फॉर इंडिया वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया इन द 19th century। इंडिया हॉट स्पाइस वेयर स्टिल एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर द वर्ल्ड एट द टाइम। द हॉट स्पाइस प्रोडक्ट इन इंडिया कॉटन एंड इंडिगो thrived on the availability of good quality cotton products in India। और इसके बाद है 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, ठीक है ना। तो आफ्टर 1919 इंडियन फार्मर्स वेयर फेसिंग मेनी न्यू चैलेंज अंडर द ग्लोबलाइजेशन। डिस्पाइट बीइंग द मेन प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइस, इंडिया एग्रीकल्चर इज अनेबल टू compete with the development country for the world because agriculture is highly subsidized इन दोज कंट्रीज। थर्ड देखते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। भारत में अधिकांश लोगों द्वारा खाद्यान्न, देखिए इसमें पूछा है कि मुख्य खाद्य की बताना है, तो आपको पहले बताया गया है भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। तो चावल के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वही हमें बताना है। मोस्ट ऑफ द फूड इन इंडिया इन राइस, आवर कंट्री द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, यानी हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या जरूरी है।
तो चावल एक खरीफ की फसल है, ठीक है ना, यानी कि राइस इज ए खरीफ क्रॉप, जिसके लिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की आवश्यकता है, यानी ट्रॉपिकल सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। चावल को बोते समय हमें 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह है द एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री कंसिडर्ड सुटेबल ऑफ द राइस प्रोडक्शन। अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इज द रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड राइस एंड अबाउट 27 टेम्परेचर ऑफ एट द टाइम ऑफ कुकिंग। कुकिंग का मतलब सिर्फ पकने से है, वो कुकिंग आपके किचन के कुकिंग से नहीं है। अब अगला है वर्षा, रेनफॉल। चावल उत्पादन है तो औसत वार्षिक वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वहां सिंचाई के माध्यम से चावल को तैयार किया जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 60 to 20 सेंटीमीटर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द राइस प्रोडक्शन। Rice crop is the prepared through irrigation when the rainfall is less than 100 सेंटीमीटर। अब सॉइल, कैसी सॉइल चाहिए, मिट्टी। तो चावल उत्पादन हेतु चीका मिट्टी अति उत्तम मानी जाती है, जो मॉइस्चर जो नमी अधिक समय तक धारण करे। इसके अतिरिक्त नदी घाटी के डेल्टाई और तटवर्ती मिट्टी चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो चीका सॉइल इज द कंसिडर्ड वेरी गुड for rice production. In addition, river valley, delta and coastal soil are considered suitable for rice. ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST बाई अनूप सर की तरफ से आपको 10th एग्रीकल्चर लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट कराया। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड